ओके वापस से जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। स्प्रिंग वुड इज नथिंग बट स्प्रिंग टाइम में बिफोर विंटर कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। क्या होगा? कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइलरी एलिमेंट्स, मतलब जाइलम के एलिमेंट्स। उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा वेसल्स, एंड वेसल्स की भी जो कैविटी होगी बहुत ज्यादा थिक होगी। तो वेसल्स की कैविटी थिक होने के कारण क्या होगा? हम ये बहुत जो पोर्शन देख रहे हो, दो डार्क रिंग के बीच में जो थिक पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट अपना स्प्रिंग वुड। दिस इज नथिंग बट स्प्रिंग वुड। ठीक है, तो इस वुड को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। सेम थिंग जो होगी, क्या होगा जब हम चले जाएंगे विंटर में। अब विंटर के टाइम पे कैम्बियम हो जाएगा लेस एक्टिव। लेस एक्टिव होने के कारण जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी, एंड वो भी नैरो प्रोड्यूस होंगी। जो होंगी भी वो भी नैरो प्रोड्यूस होंगी। अब नैरो प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा? वहां पे हमें ये डार्क कलर की जो रिंग्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो डार्क कलर की रिंग्स दिखाई दे रही है, ये आपको इजीली ऑब्जर्व होगी। ठीक है, डार्क कलर की रिंग आपको इजीली ऑब्जर्व होगी। और इसको हम बोल देते हैं नथिंग बट ऑटम वुड। इसको हम बोल देते हैं नथिंग बट ऑटम वुड। ठीक है, एक बार और क्लियरली हम डिफरेंस में देखेंगे। मैंने आपको डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू विल बी आस्क्ड नथिंग बट डिफरेंसेस। तो अब अगर डिफरेंस भी याद कर लोगे, दैट इज नथिंग, मतलब काम चल जाएगा आपका। अब स्प्रिंग वुड देख लो, ऑटम वुड देख लो। इसको बोलते हैं अर्ली वुड। स्प्रिंग को डेफिनेटली बोल देना विंटर से पहले आता है। पहला दूसरा वाला विंटर है, तो विंटर से पहले अर्ली, पहले मतलब अर्ली। तो कौन आएगा भाई? स्प्रिंग वुड ही आएगा। ठीक है, ये अर्ली है और ये लेट है। ठीक है, इट इज फाउंड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। अरे बाप रे, पता ही नहीं था। एंड इट इज फाउंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द एनुअल रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द एनुअल रिंग। अगर आप देख रहे हो ना, अगर आप उसको देख रहे हो तो जो दो डार्क रिंग के बीच में जो पोर्शन है, दैट इज उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डार्कर लाइन की थिकनेस, है ना। तो जो पोर्शन जो थिक है, दैट इज नथिंग बट द स्प्रिंग वुड। एंड जो नैरो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं डार्क कलर की, जो इन एनुअल रिंग्स, जो नैरो रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो नैरो रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द एनुअल रिंग। स्प्रिंग वुड इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द एनुअल रिंग। जो स्टार्ट होना है जो सिस्टम ना, जो मतलब ग्रोथ का, तो वो आपको इससे दिखाई देगा। सबसे पहले स्प्रिंग वुड होगा, एंड देन क्या होगा? देन अपना ऑटम वुड आएगा। ऑटम वुड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एनुअल रिंग। ठीक है, जो एंड एनुअल रिंग जब हम काउंट करते हैं ना, तो जो अंदर की तरफ होगा दैट विल बी द स्प्रिंग वुड, और जो आउटर की तरफ होगा दैट विल बी दी अपना ऑटम वुड। ठीक है, फॉर्म्स प्लेंटी ऑफ जाइलम वेसल्स विद वाइड कैविटीज। यहाँ पे उल्टा होगा कि कम जाइलम एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, नैरो कैविटीज वाली। जाइलम फाइबर्स आर फ्यूअर इन नंबर, अबंडेंट जाइलम फाइबर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था यहाँ पे जो हमने वहां पर नहीं देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ। वुड इज लाइटर इन कलर, वुड इज डार्कर इन कलर। ये तो हम ऑब्जर्व कर ही पा रहे हैं कि यहाँ पे वाइडर कैविटीज हैं। ठीक है, और ये एरिया भी काफी थिक है, इसलिए इसका जो कलर है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम जाइलम एलिमेंट्स आए हैं, दैट टू नैरो कैविटी वाले आए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है? एक बार क्लियर बताओ मुझे कि स्प्रिंग वुड ऑटम वुड क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक था, उसमें कुछ वो नहीं है, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है एक कंसेप्ट जिसका नाम है हार्टवुड एंड सैपवुड। ठीक है, हार्टवुड एंड सैपवुड। ओके, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी। आपने डेफिनेटली ये चीज भी ऑब्जर्व करी होगी। अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो देख लो, नीचे डायग्राम। ये हो जाता है एकदम, दिस इज ड्यूरिंग दैट स्टेज जब बहुत ही ज्यादा जो आपका प्लांट है, जो आपका ट्री है, काफी ज्यादा मतलब उसकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, काफी ज्यादा उसकी एज हो चुकी है। उस पर्टिकुलर ट्री की जो एज है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो के मतलब वो परेशान हो गया है उससे। ठीक है, इतनी ग्रोथ हो चुकी है उसमें। सेकेंडरी ग्रोथ भी बहुत बार होती है। ठीक है, हर सीजन में हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए तो हम एनुअल रिंग्स काउंट कर पाते हैं। एवरी ईयर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो एवरी ईयर उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखो, जब हम हार्टवुड एंड सैपवुड बोलेंगे तो उसमें एक चीज आ जाती है जो हम डायरेक्टली डिफरेंसेस से देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो, अब सैपवुड एंड हार्टवुड। सैपवुड को एल्ब्यू
अल्बर्नम, अल्बर्नम इसको बोलते हैं, ALBURNM, बहुत ही अजीब सा वर्ड है बट बोलते हैं यस। और इसको ड्यूरामेन बोलते हैं, DURAMEN, ड्यूरामेन। ठीक है, ड्यूरामेन फिर भी बोलने लायक है। ये अल्बर्नम को आप कैसे ही स्पेल करोगे, अल्बर्नम। ठीक है, सैपवुड इज अल्बर्नम। बट मैंने ये क्यों दिया है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया था नीट वीट के, आप में ना लिखा होता है कई कई जगह पे, वो कंफ्यूज करने के लिए हार्डवुड की जगह आपको ड्यूरामेन लिख देंगे। भाई यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरामेन एंड अल्बर्नम। आप बोलोगे ये क्या होता है, ये सुना ही पहली बार है, बायो में आता है ये कि हिस्ट्री सिविक्स में आता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई ये बायो में ही आता है। ठीक है, सैपवुड, हार्टवुड, हार्टवुड क्यों बोलते हैं इसको समझ नहीं आता, बट हाँ बोलते हैं। देखो अब सैपवुड में क्या होने वाला है, सैपवुड रिप्रेजेंट्स द आउटर वुड ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आउटर मतलब एक सेंटर, एक सेंट्रल हो गया और एक पेरिफेरल पार्ट हो गया। सेंटर मतलब एकदम बीच का। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द सेंटर वाला इज द हार्टवुड एंड बाहर वाला इज द सैपवुड। तो सैपवुड रिप्रेजेंट द आउटर wood of the plant and hardwood represent the central wood of the plant. हम देखेंगे it is dark in color and heavier in weight. It is dark in color and heavier in weight. ये थोड़ा लाइट कलर का होता है सैपवुड। लाइन पे पता नहीं क्यों नहीं आया, बट यहाँ पे लाइट कलर का लिख लेना आप लोग। अब आप अगर ध्यान दोगे ना तो सैपवुड है, सैपवुड आउटर साइड पे है। ठीक है, एंड सैपवुड का काम है कंडक्शन। तो सैपवुड का काम अगर कंडक्शन है तो उसके पास लिविंग सेल्स होने की जरूरत है। तो सैपवुड में क्या हो रहा है, सैपवुड में जो सेल्स हैं वो होने हैं लिविंग सेल्स। और हार्डवुड इज नथिंग बट इसका कोई कंडक्शन में हेल्प नहीं करता। अब ये सेंट्रल पार्ट बन गया है, बस ये सपोर्ट एक स्ट्रक्चर देके बैठ जाता है उसको, ये वुड के काम में ही आता है। मतलब हम अगर कोई देखो, अगर हम कोई फर्नीचर बनाते हैं ना घर पे, तो what we prefer is hardwood, what we prefer is hardwood and not the sapwood. sapwood because उसके अंदर living cells होते हैं first of all, and living cells होने की वजह से, लिविंग सेल्स होने की वजह से उसके जो जाइलम और फ्लोएम वाले एलिमेंट्स है वो अभी भी वर्क कर रहे होते हैं। बट इसके केस में, हार्टवुड के केस में, वो जाइलम एंड फ्लोएम के एलिमेंट्स सब गायब हो जाते हैं। और उन वेसल्स के अंदर क्या भर जाता है, उन वेसल्स या फिर जो जाइलम ट्रैकिड्स वैकिड्स जो भी थे, उसके अंदर क्या भर जाता है, ये देखो उसके अंदर भर जाता है क्या, टेनेंस, रेजिन, गमी सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन दी ट्रैकेरी एलिमेंट्स। तो जो भी हमारे जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सब भर जाए। टेनिन इज नथिंग बट अ कंपाउंड, हम इससे ही निकालते हैं, ट्री से ही निकालते हैं। रेजिन तो वो ग्लू ग्लू टाइप का आपने देखा भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से निकलता है। सम गमी सब्सटेंस एज वेल। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें रिप्लेस कर जाती है वो अंदर के सेंट्रल पार्ट को। तो क्या होगा, अभी जो उसके तो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या फिल हो जाएगा, टैनिन, रेजिन एंड गमी सब्सटेंस। ये होने की वजह से इस पर्टिकुलर वुड को, ये पर्टिकुलर वुड को कोई भी जो पैथोजन है या फिर कोई भी इंसेक्ट है वो उसको हार्म नहीं कर सकता, वो उसको हार्म नहीं कर सकता। व्हाई, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन एंड गमी सब्सटेंस। अब इस पे जो एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन की, वुड की डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है वो इस पे नहीं हो पाएगी। क्यों, बिकॉज इस पे ऑलरेडी इतना सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है। ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए अभी इसको, दिस वुड इज फ्री फ्रॉम पैथोजन मान लो। तो हम घर पे अगर कोई फर्नीचर बनाते हैं तो हम ऐसा ही वुड लाना चाहेंगे ना जो फ्री फ्रॉम पैथोजन है। मतलब कि अगर हमने वुड लगा दिया एंड उसके अंदर देन पैथोजन होंगे, देन वो वुड अपना जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा, स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा ना। तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर हार्ड वुड। ठीक है, और सैप वुड इज नथिंग बट जो, जब इनकी जब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, प्लांट बड़ा हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, बट अभी भी कंडक्शन तो कंटिन्यू रखना है। अब सेंट्रल पोर्शन, जो सेंट्रल पोर्शन था जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा डायग्राम से देखेंगे ना पता चलेगा। ये देखो इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली क्या हुआ था भाई, हमारे सारे जो भी जाइलम वाइलम थे ना, वो सारे जाइलम वाइलम यहीं थे। ठीक है, यहीं थे, ये पूरा है ऐसा है। ठीक है, इसको मान के चलो, ये पूरा ऐसे यू राउंड हो रहा है, ये भी पूरा ऐसे यू राउंड हो रहा है। तो इनिशियली क्या हुआ था, हमारे जो भी जाइलम वाइलम एलिमेंट्स थे बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ, जो प्राइमरी वाले थे, तो ये सब यहीं पे बैठे थे। ये पिथ, ये इसको पिथ बोल देते थे हम। फिर हम यहाँ पे बोल देते हाँ भाई ये जाइलम बंडल्स रहे, इसके वेस्कुलर बंडल्स रहे, ये एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, और ये एपिडर्मिस हो गया। इनिशियली हम ऐसा बोलते थे। बट अब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा, हमने ऊपर सेकेंडरी ग्रोथ करवाई है, तो यहाँ पर अभी होने लग गई सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होने लग गई
सेकेंडरी ग्रोथ होने लगी तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया, सेकेंडरी जाइलम भी आ गया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी आ गए, सब आ गए। तो अभी प्राइमरी वाले का काम क्या है? प्राइमरी वाले का काम क्या है? वो तो अंदर ही दबके रह गए, उनका तो कोई काम नहीं है, वो काफी टाइम तक कंडक्शन करेंगे, वो काफी टाइम तक कंडक्शन करेंगे, बट एक लेटर स्टेज पे जाके वो अपनी कंडक्शन वाली पावर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसके अंदर टेनिन रेजिन वगैरह डिपॉजिट हो जाता है और वो आराम से अपनी रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। इसमें क्या होगा? ये बहुत ही हार्ड होता है, ये पर्टिकुलर वुड हार्ड होता है और ये वाला वुड कंडक्शन नहीं करेगा अभी, समझ रहे हो? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टेनिन वेनिन सब डिपॉजिट हो गया जाइलम एलिमेंट्स के अंदर, तो ये कंडक्शन कैसे करेगा? ये नीचे से लेके ऊपर तक सामान कैसे लेके जाएगा? नहीं ले जा पाएगा। तो वो काम कौन करता है? ये वाला सैप वुड जो होता है, जो आउटर पार्ट होता है। अब हमारे सारे वेस्कुलर बंडल वंडल सब यहाँ आ चुके हैं, हमारे सारे वेस्कुलर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल अभी हम बोलेंगे, बिकॉज उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो लाइट कलर्ड पोर्शन है, जो लिविंग पोर्शन इसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये तो सारे डेड हो चुके हैं अभी हार्डवुड वाले। तो ये वाले जो सारे पोर्शन है, ये लोग क्या करेंगे? अभी कंडक्शन में हेल्प करेंगे। ये वाले क्या करेंगे? कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये डायग्राम अगर कभी डायग्राम मतलब रियल में कभी देखने को ऑब्जर्व हो तो देखा भी होगा, आई होप सबने, बट अगर कभी मिले तो जरूर एक बार ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है? अभी देखो ये क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट, ये हम सैपवुड का पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंट फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। फंक्शनल पार्ट की बात चल रही है। फंक्शनल क्यों बोल रहा है ये इस चीज को? फंक्शनल क्यों बोल रहा है? बिकॉज भाई ओनली सैपवुड इज ओनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ कंडक्शन। सिर्फ सैपवुड अभी कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? मुझे बताओ, ये क्यों नहीं कर रहा? हार्टवुड क्यों नहीं कर रहा है? हार्टवुड कंडक्शन क्यों नहीं कर रहा है? सर उसके जो कंडक्टिंग ऑर्गन है उसमें तो रेजिन वगैरह भर दिया है ना। गुड, भर दिया, उसकी वजह से इट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट, वो छोड़ चुका है। तो अभी इसमें से दोनों में से फंक्शनल कौन है? दोनों में से सैपवुड हार्टवुड में से फंक्शनल कौन है? सैपवुड, डेफिनेटली सैपवुड फंक्शनल है। ओके, इसमें एक चीज होती है टाइलोसिस, इसमें ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाने की जरूरत है, बिकॉज कंफ्यूज ही होगी फिर आप आगे। होता क्या है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं ना, जैसे ये वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स, वेसल्स इज नथिंग बट एक अपना नॉर्मल ड्रम टाइप कुछ बना लो, तो वेसल। इसमें क्या होगा, समटाइम ये जो वेसल्स होते हैं इसमें एक आउटग्रोथ आ जाता है, ऐसे आउटग्रोथ करके आ जाता है, ऐसे आउटग्रोथ आ जाएगा इस तरह, इस आउटर साइड पे ही आता है हमेशा। तो इस आउटग्रोथ को नथिंग बट हम इसको टाइलोसिस बोलते हैं। ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे टाइलोसिस। इट इज जस्ट एन आउटग्रोथ ऑफ द जाइलम वेसल। जाइलम वेसल की एक आउटग्रोथ है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉट प्लग्ड बाय टाइलोसिस। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये वेसल्स है और इसके साइड में ट्रैकिड्स वगैरह है, तो ये प्लग्ड हो जाता है, मतलब ये जो है, जो क्या बोलते हैं इसको, आउटग्रोथ है, ये उसके अंदर चला जाता है, साइड में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। बट ये टाइलोसिस हम किस में ऑब्जर्व करते हैं? अंदर वाले वुड में, जो हार्डवुड है ना, हार्डवुड में ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल प्लग्ड बाय टाइलोसिस। जो प्लग्ड मतलब कि ये उसके अंदर चल जाएगा, बिकॉज देखो ये सारे एलिमेंट्स जो, जैसे अगर हम इसको जाइलम बोल रहे हैं तो ये ट्रैकिड्स भी यही होगा, वेसल्स भी, पैरेन्काइमा भी, फाइबर सब यहीं पे होंगे। तो जब जो ये होता है हार्डवुड होता है, उसके जो टाइलोसिस होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं साइड वाले ऑर्गन्स में, साइड वाले सेल्स में। तो इसीलिए वहां पे लिखा है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स प्लग्ड बाय टाइलोसिस। जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है टाइलोसिस से प्लग्ड हो जाते हैं, और उस केस में नहीं होते। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो यू आर वेरी फ्री टू इग्नोर दिस, ठीक है, छोड़ सकते हो आप इसको, कोई इतना कोई मैटर नहीं करता है। ये मेन आपको हार्डवुड एंड सैपवुड का डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। भाई इकोनॉमिकली कौन सा वुड आप प्रेफर करोगे, जिसमें इंसेक्ट लगे, पैथोजन लगे, या पैथोजन ना लगे? डेफिनेटली आप वही वुड लोगे जिसमें पैथोजन ना लगे। तो पैथोजन किस में नहीं लगेंगे? हार्डवुड में नहीं लगेंगे। वाई? बिकॉज यार टेनिन वेनिन सब डिपॉजिट हो चुका है वहां पे, कुछ लिविंग कुछ डेड चीजें, कुछ लिविंग चीजें है ही नहीं, एवरीथिंग इज डेड। तो डेड चीजों पे पैथोजन इंसेक्ट क्या ही करेंगे, ठीक है। और ये रहा इकोनॉमिक, इट इज नॉट ड्यूरेबल। जो आउटर होगा इट इज नॉट ड्यूरेबल, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिकॉज पैथोजन एक्ट कर जाएंगे उसके ऊपर।
पूरा स्ट्रक्चर को बहुत ही लूज कर जाएंगे, एंड ये ड्यूरेबल है बहुत, इसको कुछ भी नहीं होता, पैथोजन वैथोजन कुछ भी नहीं कर सकते इसको। तो आई होप ये हार्डवुड सैपवुड वाला सिस्टम क्लियर हुआ है आपको। हार्डवुड सैपवुड क्लियर है? Okay, so in this way we have finished अपना this chapter. We have finished what? We have finished ये वाला चैप्टर, नाम भूल जाता हूँ मैं इसका, एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स हम खत्म कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं उसको। अदरवाइज हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास मतलब अभी कंटिन्यू रहने वाला है, भाग मत जाना। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज वी हैव अगेन स्किप्ड वन वेरी लेंथी कम बोरिंग चैप्टर, हम फिर से स्किप कर रहे हैं, एंड वी आर डायरेक्टली मूविंग टू अ यूनिट कॉल्ड सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, करेंगे, डोंट वरी। जो स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि भाई सर को आता नहीं है, आता है, वैसे कोई टेंशन। सर आपने बोला था कॉर्क कैम्बियम भी पढ़ाओगे? और कैम्बियम नहीं आया क्या यार यहाँ पे? नो सर, आपने नहीं पढ़ाया अब तक। एक मिनट एक मिनट, ओके वही मैं सोचू यार, ये रहा है, डोंट वरी। वेरी गुड। कौन था ये, कौन था जिसने मेरी आंखें खोल दी? अथर पवार। अथर पवार, बहुत बढ़िया अथर पवार। ठीक है, मिल गया कॉक कैम्बियम। मैं सोचू यार इतनी जल्दी कैसे हो गई, मैं सोचा था एटलीस्ट आधा पौना घंटा जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक। कॉक कैम्बियम से पहले मुझे 1 मिनट दो जरा, पानी खत्म हो गया, पानी लेके आता हूँ। ये हो जाए यार। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। कॉर्क कैम्बियम हमें याद आ चुका है, और अब हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम। ओके, अब देखो सिंपल सी चीज है, ये भी सेम प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर भी। जैसे कि हमने बताया था लेटरल मेरिस्टम में 2 चीजें आती है, वो 2 चीजें कौन सी है लेटरल मेरिस्टम में? वो 2 चीजें कौन सी है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा? हम लेटरल मेरिस्टम में वो 2 चीज क्या कंसिडर करते हैं? बजाय लिखने के आप बोल दो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? वेस्क्यूलर बंडल कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल नहीं आता है, कुछ और नाम है उसका। बहुत जल्दी भूलते हो यार तुम लोग। कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हो ये पता है ना? कोचिंग का कैन नाम? यू री-आस्क द क्वेश्चन, मतलब फिर से पूछ सकते हैं? मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। जी जी, मैंने पूछा कि लेटरल मेरिस्टम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। लेटरल मेरिस्टम में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या कंसिडर करते हैं, यूज क्या 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 कंसिडर करते हैं। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने के बाद, किसी को नहीं आ रहा? नो फेस, कॉर्टेक्स कहां से आ गया? कॉर्टेक्स का तो कुछ ही काम नहीं है। हाँ, कॉर्टेक्स में जाके कुछ होता है, किसी को नहीं आ रहा? अरे अरे अरे, बाप रे अथर, पित्त मत बोलो। एक ऐसी चीज है जिसका कुछ काम नहीं है जो है पित्त।
बहुत चोट पहुंची मुझे तुम्हारे पित्त के आंसर से। फिर तो मत बोलो भाई। यस, आई गॉट वन आंसर, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। एंड दूसरा क्या होगा? अरे भैया मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पूछा हूँ मैं खुद ही भूल गया मैं क्या पूछा हूँ। इंटरवेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? क्यों क्यों इंटरवेस्कुलर क्या होता है? एक फेसिक्यूलर है, वो वेस्कुलर नहीं है। वो ये मत समझना कि सर ने स्पेलिंग गलत लिखी है, वो फेसिक्यूलर ही है मिस्टर साहिल, ठीक है? वो फेसिक्यूलर ही है। अरे मैंने पूछा आप लोगों से लैटरल मेरिस्टम में कौन है, कौन कौन कंसिडर, किस किस को हम कंसिडर करेंगे। अब तुम्हें इतना सा लॉजिक लगाना है, इतना सा लॉजिक लगाना है कि भाई लैटरल मेरिस्टम क्या करता है। लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? थिकनेस बढ़ाता है कि हाइट बढ़ाता है? थिकनेस बढ़ाता है, बढ़ाता है कि नहीं? अब थिकनेस बढ़ाने के लिए एक चीज तो हमने देख ली, वो कौन था? थिकनेस बढ़ाने की एक चीज कौन थी? अब या तो तुम उसको बोल दो कि फेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस कैम्बियम, इतने वर्ड नहीं बोल के आप डायरेक्ट बोल दो वेस्कुलर कैम्बियम, काम खत्म, एक निकल गया। और दूसरा मैंने उसी टाइम बोला था कि दूसरी चीज हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होगा? टॉपिक तुम्हारे सामने खुला पड़ा है यार, उसका आंसर दे नहीं रहे हो। बहुत ज्यादा पानी में हो तुम लोग यार, ऐसे मत करो। अब तो दे दो, अब तो दे दो। ओह फाइनली वन आंसर आई गॉट, बट वो भी एक अकेला ही आंसर है। मुझे दोनों बताओ, दोनों। लिखो मत, बोल दो। लिखने में क्यों टाइम जाया कर रहे हो, टाइप करते बैठते हो। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। गुड गुड। प्रतीक, सोनाली, अथर्व, बस। बाकी अगर, आई होप कि आप अगर बोल लिया लिख नहीं रहे हो, एटलीस्ट अपने माइंड में आप आंसर दे रहे हो। अगर आप वो नहीं दे रहे हो ना, तो फिर तो गेम ओवर है। फिर मतलब फिर ये चीज जिंदगी भर याद नहीं रहेगी, ठीक है? इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्पीक, इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट, बट अगर समझना है तो एटलीस्ट अपने आप में तो उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लो, बोल लो या फिर लिख लो। दो ही ऑप्शन है, जो करना है करो, बट अगर इंटरेक्टिव रही तो ज्यादा बेटर है। इसमें से कौन है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है? महक, महक सिंह, आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो क्लास। एंड वन इज प्रत्युषा मलिक, आप दोनों बायो में हो? महक सेड यस, तो महक ही आपकी फर्स्ट क्लास है। एंड प्रत्युषा आपकी भी शायद ही फर्स्ट क्लास है। ओके, तो महक एंड प्रत्युषा, अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आया है अभी तक, तो आप क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देना। अगर कुछ डाउट रहा तो वी विल क्लियर इट, और एल्स द वीडियो इज देयर, यू कैन गो एंड वॉच दैट। ओके, इट्स प्रत्युष, सॉरी यार, मैं प्रत्युषा पढ़ रहा हूँ उसे, आई एम रियली सॉरी प्रत्युष। ओके, सो महक एंड प्रत्युष, अगर कुछ डाउट रहा तो प्लीज मैसेज मी आफ्टर द क्लास। अभी भी नहीं समझ रहे तो अभी भी बोल सकते हो, नो इश्यू, ठीक है? ओके, सो अब हम जा रहे हैं किसमें, अब हम जा रहे हैं किसमें, देखो हमने देख लिया कि भाई वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बना, हमने वो देख लिया। वैस्कुलर कैम्बियम बनने के लिए क्या लगा हमारे पास? कैम्बियम तो था ही, डाइकोट में कैम्बियम होता ही है। हमारे कैम्बियम ने क्या किया, हमारे फेसिकुलर कैम्बियम ने साइड में जो उसकी जगह थी, जो वो जो रीजन था जहाँ पे मेडुलरी रेस पास कर रही थी, उसने वहां पर भी, वहां के जो पैरेन्काइमल सेल्स थे उन्होंने भी कैम्बियम जनरेट किया। उस कैम्बियम को हमने नाम दे दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो
जो वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है वो तो नॉर्मल कैम्बियम, उसको हम फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो साइड वाला रीजन है, क्योंकि अभी हमें रिंग बनानी है, वेस्कुलर कैम्बियम इज नथिंग बट अ रिंग। रिंग कंप्लीट करने के लिए हमें वो दो वेस्कुलर बंडल के बीच की जो जगह है उसमें भी हमें कैम्बियम लाना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, वहां के जो पेरेन्किमेटस सेल्स होते हैं, वहां के जो पेरेन्किमेटस सेल्स होते हैं, दे रीगेन देयर पावर टू डिवाइड, ठीक है। तो फिर वो बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, और जैसे ही वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं दैट कंप्लीट रिंग इज फॉर्म्ड, और फिर वो रिंग सेल्स कट करने लगती है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी, ठीक है। तो यही सेम चीज कंटिन्यू रहेगी काफी लंबे टाइम तक, यही चीज काफी टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। बट व्हाट हैपेंस इज कि ये कंटिन्यूस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, यही चीज कंटिन्यूस होते जाएगी। व्हाट हैपेंस कि जो जाइलम है वो अंदर की तरफ बहुत क्वांटिटी में ग्रो कर जाएगा, एंड वो बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, बाहर की तरफ जो प्रेशर डालेगा उसकी वजह से जो थिकनेस तो बढ़ रही है, नो डाउट सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो थिकनेस तो बढ़ रही है। तो क्या होगा, जो आउटर पोर्शन है उसमें क्रैक्स आने लगेंगे, डेफिनेटली ना, आउटर पोर्शन में क्रैक्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इतना प्रेशर हो रहा है, इतने नंबर ऑफ सेल्स अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो विद टाइम थिकनेस बढ़ेगी तो बाहर क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो क्रैक्स आने की वजह से एक और जो प्रोसेस हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लांट में, एक और चीज डेवलप हो जाती है जिसको नाम दे दिया है हमने कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, इसको नाम हमने दे दिया है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क को आप कॉर्टेक्स से रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो, बट कि कॉर्क का मतलब कुछ और होता है। बट अगर याद रखना कि भाई ये कॉर्क कैम्बियम आने कहाँ वाला है, तो यू कैन डेफिनेटली रिलेट, मैंने ऐसे रिलेट किया है कि भाई इफ वैस्कुलर कैम्बियम बोल रहा है तो भाई कहाँ आएगा वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास ही होना है, सिंपल लॉजिक। अब कॉर्क कैम्बियम बोल रहा है तो कॉर्क से आई एम रिलेटिंग अ वर्ड विच इज कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर एक कैम्बियम आने वाला है, कॉर्टेक्स के अंदर एक कैम्बियम आने वाला है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज कॉर्टेक्स, जब हम टीएस लेते हैं, मैं एक बार फिर से अपन चले जाते हैं पीछे, नो डाउट हमें कोई इतनी हरी नहीं है, हमें समझना ज्यादा जरूरी है। ये तो लीफ है, ये भी अच्छा नहीं है डायग्राम। ओके, दिस इज अ क्लियर डायग्राम। अब देखो, दिस इज नथिंग बट क्या है, ये डाइकॉट का क्या है, एक मिनट, तो ये मोनोकॉट की स्टेम है क्या, रूट है, सॉरी, हाँ ये रूट होगा किसी का, चलो मान लो किसी का तो रूट है, हमें कुछ नहीं लेना देना क्या है वो। हमें देखना है कि भाई देखो आउटर लेयर, अब अगर हम किसी भी सेक्शन, मान लो कि दिस पेन, मान लो दिस पेन इज नथिंग बट इट कंसिडर इट अ स्टेम, एक स्टेम कंसिडर कर लो इसको। अब इस पर्टिकुलर स्टेम को अगर हम यूं कट करते हैं, मान लो जैसे हमने ये ऐसे था, हमने यहाँ से कट कर लिया, अब ये जो राउंड पोर्शन है, ये सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन इमेजिन करो, ये जो राउंड पोर्शन यहाँ बना हुआ है ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। हमने उस पर्टिकुलर स्टेम को या फिर उस पर्टिकुलर रूट को हमने ट्रांसवर्सली कट कर दिया, ऐसे लॉन्जिट्यूडनली हमने कट कर दिया ऐसे, तब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हमने इसका थिन सेक्शन लिया और उसको हम स्लाइड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें स्लाइड में क्या क्या विजिबल है, सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई सबसे आउटर लेयर इज नथिंग बट एपिडर्मिस, आउटर लेयर इज नथिंग बट एपिडर्मिस, वो रहेगी, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर ही आउटग्रोथ हम देख रहे हैं रूट हेयर के, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो हमेशा एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर होती है दैट इज नथिंग बट कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर होती है ना दैट इज नथिंग बट कॉर्टेक्स, ठीक है, वो कॉर्टेक्स होती है। फिर हो जाता है अपना एंडोडर्मिस, फिर आ जाती है पेरिसाइकल, उसके अंदर हमारे जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन बताने का मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही जो रीजन है एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे एंड एंडोडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर, एंडोडर्मिस इज द इनर लेयर, इन दोनों के बीच में जो बहुत सारे पैरेन्किमेटस सेल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, दैट इज नथिंग बट कॉर्टेक्स। तो आई होप कॉर्टेक्स द पोजीशन इज क्लियर कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर कॉर्टेक्स क्लियर है हमें, ओके, अगर कॉर्टेक्स क्लियर है तो कॉर्टेक्स से एक वर्ड हम कॉर्क को रिलेट करेंगे कॉर्टेक्स से, ठीक है, करने की जरूरत नहीं, कॉर्क इज नॉट, कॉर्क जो नाम हमने दिया है किसी और चीज को दिया है, वो हम देखेंगे किसको दिया है, बट हम रिलेट करने के लिए कर सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स में, कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स में।
अब देखो अब क्या होना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ थिकनेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल सेल एंड एपिडर्मल सेल गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। समझ रहे हो? अब देखो क्या हुआ कि अंदर के जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो तो अपना दबा के ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो दबा के जाइलम एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लोएम प्रोड्यूस कर रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि सेल की जो थिकनेस थी वो तो बढ़ रही है, बट वो थिकनेस बढ़ने के कारण क्रैक्स और डैमेजेस हो रहे हैं। पर्टिकुलर प्लांट में क्रैक्स एंड डैमेज हो रही है, उसकी जो आउटर लेयर है वो फट रही है। बिकॉज सही बलून का एग्जांपल ले लो यार, बलून को ज्यादा ग्रो कर दोगे तो फट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज इसमें ये ग्रो कर रही है, बट ये इलास्टिक तो है नहीं बलून जैसे कि ग्रो करती जाएगी। तो ये इलास्टिक नहीं होने की वजह से क्या होगा इसमें कि इसमें क्रैक्स आने लगेंगे। अब वो क्रैक्स अगर आ जाते हैं, मान लो क्रैक्स आ गए, ठीक है, अगर इमेजिन आवरसेल्फ, अगर हमें अगर कोई कट लग जाता है, इफ वी गेट अ कट, तो डू वी कीप इट ओपन? डू वी कीप द कट ओपन? बताओ मुझे। अगर हमें कोई कट लग जाता है, मे बी फ्रॉम अ नाइफ और समथिंग एल्स, तो डू वी कीप इट ओपन? डेफिनेटली नॉट। हम उसको तुरंत वी लाइक जस्ट स्टेरलाइज इट एंड हम उसको कवर कर देते हैं फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है, बी इट अ बैंडेड और एनीथिंग एल्स, कवर कर देते हैं। तो प्लांट्स को वो टाइप की प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी? होगी डेफिनेटली। हम पे अगर पैथोजन एक्ट कर सकते हैं, हम पे अगर बैक्टीरिया, हम पे अगर वायरसेस को अंदर जाने की जगह मिल गई, वह अगर हमारी स्किन ओपन है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम से कनेक्शन हो जाएगा। एंड एक बार अगर कोई चीज ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? विद इन अ मिनट वो पूरी बॉडी में पहुंच सकता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होगा, अगर जैसे ही हमारी बॉडी में कोई कट होता है, व्हाट वी डू इज हम स्टरलाइज करके हम तुरंत उसको कवर करते हैं, ताकि एक्सटर्नल इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर चीज पे ना लग जाए। मे बी इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बी इट अ वायरल इन्फेक्शन, वो चीज उस पर ना हो जाए तो हम उसको कवर कर देते हैं। अब सेम चीज भाई देखो ये प्लांट के साथ भी हो रही है। अब प्लांट ग्रो कर रहा है भाई, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा है ग्रो, है ना, बिकॉज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। बट वो क्रैक्स आ गए हैं, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, है ना। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो उनको एक तो इनलेट मिल गया ना, उनको अंदर जाने का एक जरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? उनको अंदर जाने की एक ओपनिंग मिल गई कि नहीं मिल गई? स्टोमेटा वोमेटा से वो अंदर नहीं जा सकते हैं, दैट इज वेरी रेयर, बिकॉज स्टोमेटा दबा के क्लोज रहता है, जब उसको खोलना था खोल के अपना काम करके फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा से डेफिनेटली, ये आई एम नॉट सेइंग कि वो एंटर नहीं कर सकते हैं, बट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है स्टोमेटा से एंटर करना। तो अगर उनको ऐसे अगर हम क्रैक्स वगैरह हम दे दें तो उनके लिए तो एंट्री करना इजी है। तो अब बताओ, प्लांट एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्लांट क्या करेगा? एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्लांट क्या करेगा? अब भाई प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ रोकेगा कि नहीं रोकेगा? मुझे बताओ। प्लांट बोलेगा यार भाई मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं साइज मेरा बढ़ रहा है एंड मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या वो अपना साइज रोक देगा? क्या वो अपनी गर्थ बढ़ाना रोक देगा? अथर्व सिंह रोकेगा। तो फिर बैनियन ट्री इतना मोटा कैसे हो जाता है? तो फिर बैनियन ट्री इतना मोटा क्यों हो जाता है? अगर वो सेकेंडरी ग्रोथ रोक देगा, डेफिनेटली वो नहीं रोकेगा, he will find another solution, correct? प्रतीक is giving a good answer कि वो एक अदर दूसरा मैकेनिज्म ढूंढेगा कि भाई क्या करेंगे। अब देखो सेम चीज हमारे पास होती है, अगर हमने वो कट, मान लो इट्स अ माइनर कट, मान लो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कट फ्रॉम अ मे बी अ नाइफ और अ ब्लेड, ओके, एंड यू, आप लोगों ने क्या किया, यू इमेजिन कि यार चलो छोटा सा कट है, इसको क्या ही लगाना है। तो what does your body does to that particular cut? आपकी बॉडी क्या उसको ऐसे ही छोड़ देती है कट को, या बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो बॉडी वहां पे अपने सारी पावर झोंक देगी उसको कवर करने के लिए? क्लॉट, यस। ओ जयदीप, कहां से अचानक से आ गए तुम? स्टार्टिंग में तो थे नहीं। ओके, हाँ तो तो मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दी शायद। हाँ, तो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होना मतलब समझते हो? 3 बजे है, ऐसे ज्यादा सोचो मत यार, इतना मत सोचो कि क्लास 3 बजे है। मेरी क्लास 3 बजे होगी तो मतलब क्लास होगी ही नहीं, समझो। 2 बजे भी बहुत लेट हो जाता है। अब देखो,
अब अगर हमारा माइनर कट है, तो हम उसको अगर नहीं करेंगे कुछ, अगर हम उसको कुछ नहीं करेंगे, अगर हम, भाई प्लांट को कौन पट्टियां लगाने जाएगा, तुम जाते हो क्या? प्लांट खुद तो जा नहीं सकता। मान लो हम भी नहीं गए, हमारे पे वो कट है, अब हमारी बॉडी, हमारे WBCs, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, वहां पर वो सेल्स भेजेंगे दबा के, और वो बोलेंगे, वहां से एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वहां का जो ब्लड है वो क्लॉट होने लगेगा। जो दैट रेड कलर थिंग, जो कहीं भी चोट लगती है तो वो रेड कलर थिंग आ जाती है ना, रेड कवरिंग टाइप ऑफ थिंग, जिसको यू फील लाइक टू टेक इट ऑफ, दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नथिंग बट क्लॉटेड ब्लड, दैट इज नथिंग बट क्लॉटेड ब्लड। अब ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाएगा, जिसके वजह से जो वहां से ब्लड कंटिन्यूअसली जो बाहर निकल रहा था वो रुक जाएगा, जो कंटिन्यूअसली ब्लड बाहर निकल रहा था वो रुक जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? होता है ऐसा, आप लोगों ने डेफिनेटली ऑब्जर्व करा हो तो प्लांट में भी सेम चीज होनी चाहिए, तो प्लांट में भी ये सेम चीज होनी चाहिए ना। अगर बिकॉज ऑफ वेस्कुलर बंडल, बिकॉज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाहर क्रैक्स आ चुके हैं पूरी बॉडी पे, तो क्या होगा, अब बचा क्या है, देखो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम सब गायब हो चुके हैं, ठीक है, क्या बचा है, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम क्या काम कर रहा है बताओ? प्राइमरी वाले तो भूल जाओ, चले गए, वो नहीं रहे, ठीक है, बहुत साल पहले थे वो, चले गए, वो इनिशियली रहते हैं, फिर सेकेंडरी ग्रोथ जैसी शुरू होती गायब। सेकेंडरी वाले क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वाले तो अपने काम में लगे हुए हैं, अंदर जाइलम छोड़ रहे हैं, बाहर फ्लोएम छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? सेकेंडरी जाइलम अपना काम, सेकेंडरी वाले अपने काम कर रहे हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। मेडुलरी रेस अपना रेडियल वो कर रही है, एक ही एरिया बचता है। एपिडर्मिस तो खुद कुछ नहीं कर सकता, एपिडर्मिस खुद कुछ नहीं कर सकता, एकदम आउटर लेयर है, क्या ही करेगा वो, क्या ही करेगा, उसके पास इतने सेल्स ही नहीं है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हो तो देयर इज ओनली वन लेयर which has a n number of cells, maximum number of cells with huge intracellular spaces। वो एरिया कौन सा है बताओ, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया कौन सा है? यस, कॉर्टेक्स। वो एरिया कौन सा है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स को बोलना पड़ेगा कि यार हाँ, मैं था बचपन से जो मेरा, अब बोलते थे कि कॉर्टेक्स मेरा कोई फंक्शन नहीं है, अब मैं आ गया हूं आपको बचाने। ओके, कॉर्टेक्स बोलेगा अब मैं आ गया हूं, अब मैं बचाऊंगा तुम्हें। अब देखो क्या कर रहा है। अब हमने देखा था भाई कॉर्टेक्स इज अ पैरेन्काइमाटस, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमाटस होता है मोस्टली, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमाटस होता है। अब क्या होगा भाई, हमें भी ये भी पता है कि भाई कॉर्टेक्स के सेल डिवाइड नहीं करते, हमें पता है ना, कॉर्टेक्स मेरिस्टम तो है नहीं, मेरिस्टम तो है नहीं भाई, मेरिस्टम तो हमने देखा था, आज से कच्चा अचानक से मेरिस्टम बीच में पैदा हो जाएगा। अब देखो क्या होना है, अब देखो क्या होना है, बिकॉज वहां पे क्रैक्स आ चुके हैं, बट और वहां पे क्रैक्स रोकने के लिए हमें और सेल्स वहां पे प्रोड्यूस करने हैं, और सेल्स हमें वहां पर प्रोड्यूस करने हैं, एक नई प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड, अपने उस पर्टिकुलर जो रीजन है जहाँ पे क्रैक्स आ चुके हैं उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अगर हमें लगानी है, तो हमें सेल्स और चाहिए होंगे, हमें सेल्स प्रोड्यूस करने होंगे ना, हवा से तो लाके नहीं दोगे आप, 1 किलो जाके दोगे नहीं, ले 1 किलो सेल ले अपने लगा ले, कोई नहीं देगा, उसको खुद ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो बिकॉज ऑफ द नीड, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ नीड क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ नीड क्या होता है, जो ये है क्या नाम है इसका, कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स होता है, इसकी कुछ पर्टिकुलर सेल्स, इसके कुछ पर्टिकुलर सेल्स, नॉट ऑल द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की लेयर बहुत थिक होती है, not all the layers but few layers transforms itself into a meristematic tissue, few layers transform itself into a meristematic tissue। अब क्या होगा देखो, कॉर्टेक्स वाला रीजन है मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक होते ही समझ जाओगे आप क्या, एनीथिंग विच इज मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जो चीज मेरिस्टेमेटिक बन गई, अब भाई वो उसका काम ही वही है, वो क्या करनी है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करनी है उसको, ठीक है। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं कॉर्क कैम्बियम। अब ये भी है कैम्बियम ही, ये भी है कैम्बियम ही, कैम्बियम क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ये भी फंक्शन वही करने वाला है, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा, अंदर की तरफ जाइलम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम जाइलम, बट इसके जो बाहर की तरफ फ्लोएम होगा उसको हम कॉर्क वगैरह बोल देते हैं, वो हम देखेंगे नीचे, ठीक है, आउटर तरफ कुछ और देता है, अंदर की तरफ कुछ और देता है, वो चीज हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया कि भाई कॉर्क कैम्बियम को क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि उसको अपने आप को मेरिस्टेमेटिक ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। कॉर्क कैम्बियम अपना आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, बट
बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द क्रैक्स, और इन्फेक्शन बचाने के लिए, इन्फेक्शन ना होने के लिए अपने आप को उसने मॉडिफाई कर लिया, मेरिस्टेमेटिक बन गया। मेरिस्टेमेटिक बनते ही कोई सेल अगर कैम्बियम बन गया तो वो क्या करेगा, वो पेरिक्लिनियली डिवाइड करेगा। इफ दिस इज अ सेल, इफ दिस इज अ सेल, तो वो ऐसे लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड कर जाएगा, पेरिक्लिनियली डिवाइड कर जाएगा। एक सेल अंदर देगा, एक सेल बाहर देगा, एक सेल अंदर देगा, एक सेल बाहर देगा। अब देखो क्या हो रहा है। Hence another meristematic tissue called as the cork cambium, कहाँ पे है हमें पता चल गया अभी, cork cambium और फेलोजन, इसका नाम याद रखना। कई बार फेलोजन लिख देते हैं, कई बार cork cambium लिखते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स जो एक जैसे साउंड करते हैं, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म एंड पेरीडर्म। देखो सारे एक जैसे हैं और ये मतलब घमासान कंफ्यूज करने वाले हैं आप लोगों को, तो अगर कुछ कैसे भी करके इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन बोलते हैं, कॉर्क को फेलम बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोल देते हैं, फेलोडर्म बोल देते हैं, और इन तीनों को मिला के हम पेरीडर्म बोल देते हैं। आई नो कंफ्यूजिंग है, आई नो कंफ्यूजिंग है, समझ में आ जाएगा। अब ये भाई कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्टेक्स का कैम्बियम है, नॉट द वेस्कुलर कैम्बियम। अब मुझे ये बताओ भाई, वेस्कुलर कैम्बियम क्या निकालता था अंदर बाहर, वेस्कुलर कैम्बियम क्या निकालता था अंदर बाहर, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम है तो अंदर बाहर क्या निकालेगा, अंदर की तरफ जाइलम निकालेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम निकालेगा, वेस्कुलर कैम्बियम। बट ये कॉर्क कैम्बियम है, ये कॉर्क कैम्बियम है। अब कॉर्क कैम्बियम जाइलम फ्लोएम निकालेगा कि नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। कॉर्क कैम्बियम का जाइलम फ्लोएम से कोई काम नहीं है, वहां पे वी ऑलरेडी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत क्या, हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है जो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर ही रहा है। तो हमें इसकी जरूरत है क्या, नहीं, हमें अभी जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी का टर्शरी की भी जरूरत नहीं है, सेकेंडरी काम कर ले हमारा। तो कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, वो सिर्फ अपने कॉर्टेक्स की ही सेल प्रोड्यूस करेगा, अंदर भी बाहर भी। कॉर्क कैम्बियम याद रखना, कॉर्क कैम्बियम, अब ये मत लिख देना कि सेकेंडरी ग्रोथ वहां भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ वो जाइलम दे रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम दे रहा है, तो सेम चीज कॉर्क कैम्बियम भी करेगा कि अंदर की तरफ जाइलम देगा, बाहर की तरफ फ्लोएम देगा। नहीं, कॉर्क कैम्बियम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेल्स देता है, अंदर भी बाहर भी। वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं अलग अलग चीज में, अंदर वाले सेल्स कुछ और काम करने लगते हैं, बाहर वाले सेल्स कुछ और काम करने लगते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। तो कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोजन हम बोल रहे हैं, PHELLOGN, फेलोजन डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन में फेलोजन डेवलप हो जाता है। अब फेलोजन का वही भाई कैम्बियम है, एक ही काम होगा, फेलोजन कट्स ऑफ द सेल्स ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड अपने सेल्स कट करेंगी। अब देखो आउटर सेल डिफरेंशिएट्स इनटू कॉर्क, जो बाहर का सेल है, ये अगर सेल है, दिस इज अ कैम्बियम, ऑन द आउटर साइड कॉर्क प्रोड्यूस होने लगेगा और ऑन द इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस होने लगेगा। प्राइमरी कॉर्टेक्स तो वही नॉर्मल कॉर्टेक्स जो था ही, प्राइमरी कॉर्टेक्स तो वो जो नॉर्मल कॉर्टेक्स था वो है ही, बट अब क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्क कैम्बियम, तो अभी जो कॉर्टेक्स आएगा उसको हम डेफिनेटली क्या नाम देंगे, हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बोलेंगे ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बोलेंगे, इसमें कोई डाउट है। क्लियर करो अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, अगर ये नहीं समझ में आया तो कंफ्यूजन होगा आगे। क्लियर है कि कॉर्क कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम बाहर की, अंदर की तरफ क्या छोड़ रहा है, अंदर की तरफ वो छोड़ रहा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ छोड़ रहा है कॉर्क। कॉर्क इज नथिंग बट सेल्स। अब मान के चलो सेल्स आ रहे हैं, अंदर भी सेल्स आ रहे हैं, बाहर भी सेल्स आ रहे हैं, अंदर वाले सेल्स को हम बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अंदर वाले सेल्स को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल रहे हैं और बाहर वाले को हम कॉर्क बोल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब कॉर्क को फेलम बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म बोलते हैं, फेलोडर्म, फेलोडर्म, ठीक है। अब इन तीनों को फेलोजन, फेलोजन इज नथिंग बट कॉर्क कैम्बियम, मतलब बीच वाली लेयर, ठीक है, मिडल लेयर दिस इज फेलोजन, अंदर की लेयर इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड आउटर लेयर इज कॉर्क, आउटर लेयर इज कॉर्क। अब ये 3 लेयर है हमारे पास। अब इन तीनों, बीच वाली लेयर इज नथिंग बट फेलोजन, अंदर की लेयर इज फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर की लेयर इज कॉर्क और फेलम। इन तीनों को एक साथ मिला के एक नाम दिया गया है पेरीडर्म, PERIDERM, ये रहा। इन तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है जिसका नाम है पेरीडर्म, ओके, जिसका नाम है पेरीडर्म। तो ये चीज समझ में आई है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो।
जी ओके, अभी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मुझे प्लीज कंफर्म कर दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, यही था, इतना ही था, मतलब मोस्टली जो मेन टॉपिक था वो यहीं पे है। अब देखो क्या हो रहा है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाइज। अब क्या होगा, ये जो आउटर लेयर है इसके अभी, क्योंकि ये भी डिवाइड करने लग जाएगी, अब ये भी डिवाइड करने लग, अंदर देखो, अगर आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग अगर आई होगी, अगर हम ऐसे देखें ना, लैटरली एक चीज देखें, तो देखो भाई अंदर यहाँ पे ये रेड कलर मान लो, ये है एक लेयर, ये है अपना वो वाला कैम्बियम, कौन सा, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर क्या निकाल रहा है, अंदर ये निकाल रहा है, येलो कलर में से मैंने डिनोट कर रहा हूँ कि अंदर ये निकाल रहा है सेकेंडरी जाइलम, और ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ, ये निकाल रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ग्रीन कलर से निकाल रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, येलो कलर से निकाल रहा है सेकेंडरी जाइलम, बीच का जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन इज नथिंग बट वेस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये येलो वाला जो पर्टिकुलर है जाइलम है, ये ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है, तो यहाँ पे हम तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बना देते हैं। तो इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड हुआ इस तरफ एक प्रेशर बिल्ड हुआ, जिससे हमारा कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। अब अगर हम वापस देखेंगे तो ये अगर जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट हमारा कॉर्क कैम्बियम। थोड़ा सा गैप होगा दोनों के बीच में, थोड़ा सा ये गैप होगा दोनों के बीच में, और ये होगा हमारा मान लो ब्लू कलर का कॉर्क कैम्बियम। अब अगेन हम देखेंगे कि अगेन हम एक चीज देखेंगे, मान लो ये जो ब्लैक कलर है, अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करने वाला है, बाहर की तरफ एक छोड़ेगा, एक अंदर की तरफ छोड़ेगा, तो अंदर वाले क्या बनने वाले हैं, अंदर वाले क्या बनने वाले हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये जो मैं 3 ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये हो गए क्या, नथिंग बट सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना। और अगर मैं कुछ ग्रीन कलर से बना देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये हो गया बाहर की तरफ जो आ रहा है, ये है कॉर्क, बाहर की तरफ जो आ रहा है ये है कॉर्क, ठीक है। तो समझ में आया चीज क्या हो रही है। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास दो वेस्कुलर बंडल्स है, दो कैम्बियम है, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम है और एक दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या रिलीज कर रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ रिलीज कर रहा है जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है ऑन दिस साइड, तो ये कॉर्क जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। अब कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बनाता है, कुछ डिफरेंस नहीं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, बाहर की तरफ कॉर्क बनाने लगता है, बाहर की तरफ कॉर्क बनाने लगता है। अब एक चीज देख रहे हो कि इधर भी कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हो रहा है, इधर भी कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, तो ये थिकनेस तो बढ़ रही है, और ये एक अभी भी प्रेशर लग ही रहा है बाहर की तरफ, अभी भी प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। बिकॉज देखो यार, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट, अंदर की तरफ कितना ही वो स्क्वीज होगा, अंदर की तरफ ज्यादा स्क्वीज नहीं हो पाएगा, बिकॉज अंदर ऑलरेडी सॉलिड है, बाहर की तरफ बट हॉलो है, बाहर की तरफ है सराउंडिंग, तो बाहर की तरफ ही ग्रो करेगा, डेफिनेटली मैक्सिमम बाहर की तरफ ही ग्रो करेगा। तो ये वही चीज बोल रहा है कि ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी प्लस ये जो पीछे अपना वेस्कुलर कैम्बियम भी तो काम कर रहा है, प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ द पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल टू द फेलोजन। फेलोजन कौन है, कॉर्क कैम्बियम, मतलब ये लेयर से लेके, ये फेलोजन से लेके, ये वाली फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम से लेके बाहर की तरफ जितनी भी लेयर है, इन पे खतरनाक सा प्रेशर बिल्डअप होता है, इन पे एक क्या होता है, इन पे एक प्रेशर बिल्डअप होता है। ओके, इन पे क्या हो रहा है, इन पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाइज, बिकॉज इतना प्रेशर उन पे बिल्डअप होता है, इतना प्रेशर बिल्डअप होता है कि तो ये जो आउटर लेयर होती है ये डाई कर जाती है, क्या कर जाती है, मर जाती है, आउटर लेयर मर जाती है। तो आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा कोई ओल्डर ट्रीज जिसके आप बार्क निकालते हो, बार्क मैंगो में होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज आर देयर। अशोका अगर आपने देखा हो तो अशोका के वो पतले ब्राउन ब्राउन स्केल्स टाइप निकलते हैं अशोका में, मैंगो के सारे जितने भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, इनमें वो ब्लैक नहीं, ब्राउन ब्राउन कलर का वो बार्क निकलता है। बार्क तो पता ही है आप लोगों को, तो वो बार्क इज नथिंग बट ऑल द डेड सेल्स। इसके कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर्स है पेरिफेरल, ये इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो जितने सेल्स है बाहर के सब मर जाते हैं, दे गेट डाई। वो डाई होने की वजह से उनको एक नाम दे दिया गया है बार्क। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म है, वैसे हम इसको टेक्निकली यूज नहीं करेंगे, टेक्निकली मतलब it's not a scientific name, it's just a normal name. So bark refer to all the tissues exterior to vascular cambium, देख रहे हो।
अब आप हम ये समझते थे कि भाई जो बार्क है दैट इज नथिंग बट कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाले जितने भी हैं सबको हम बार्क बोलते हैं, नहीं, बट हम बार्क पता है किसको बोलते हैं, हम निकालते चलो आउटर वाला ही है, बट वेस्कुलर कैम्बियम देख रहे हो, वेस्कुलर कैम्बियम से लेके जितने भी बाहर के सेल्स हैं उन सबको हम बार्क बोल देते हैं, हम बोल सकते हैं, ऐसा लिखा है इसमें। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के एक्सटीरियर में जितने भी सेल्स हैं वो कौन है, वो है बार्क, ठीक है। बार्क इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, अगर कोई जल्दी अर्ली फॉर्म होता है तो इट इज कॉल्ड एज अर्ली, और सॉफ्ट बार्क वो सॉफ्ट होगा डेफिनेटली अगर अर्ली इनिशियल स्टेजेस पे होगा। पेरिडर्म इज इक्वल टू बार्क, नो 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 नो, पेरिडर्म इज इंक्लूडिंग ऑल दीज, इंक्लूडिंग कॉर्क, इंक्लूडिंग सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम, इंक्लूडिंग फेलोडर्म, इन सबको मिला के बोलेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब फिर एक वर्ड अगर आपने देखा होगा कि इसको हम बोलते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल हमने 2-3 बार डिस्कस भी किया हुआ है। अच्छा ये सॉफ्टवुड है और लेटर सीजन में जो होगा वो हार्ड बार्क होगा, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसको निकालना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। अब लेंटिसेल्स देखा होगा कि बिकॉज ये क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो लेंटिसेल क्या होता है, इज अ पोरस टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द पेरिडर्म। पेरिडर्म देखो, पेरिडर्म मतलब ये आउटर के 3 लेयर, आउटर के 3 लेयर, फेलोजम, फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म, इन तीनों को पेरिडर्म बोलते हैं। इस रीजन में जो इस रीजन में जो पेरिडर्म, इस रीजन में पेरिडर्म वाले रीजन में जो सेल्स होते हैं विद लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस of secondarily thickened organ and the bark of woody stem and roots of dicotyledonous flowering plant. अब lenticels easy understanding में सिर्फ इतना ले लो कि this is stomata, stomata तो पता ही है हमें, there are the small openings on leaves, तो वही सेम leaves देखो इनिशियल स्टेज पे स्टेम पे भी स्टोमेटा होते हैं, जब तक वो ग्रीन कलर का है स्टेम पे भी स्टोमेटा होते हैं, बट अब क्या होगा, प्लांट इतना बड़ा हो गया है, लीव्स तो है ही, चलो उसको एक और पोर उसको मिल जाता है जिसका नाम है लेंटिसेल, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज वगैरह टेक प्लेस होता है। ये कहाँ पे होते हैं ये लेंटिसेल्स, जो पेरिडर्म एरिया होता है, पेरिडर्म एरिया में होते हैं, जो पेरिडर्म लेंटिसेल्स जो होते हैं पेरिडर्म एरिया में होते हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स इज नथिंग बट अ स्मॉल ओपनिंग जो अंदर और बाहर को एनवायरमेंट को कनेक्ट करके रखता है। लेंटिसेल्स इज नथिंग बट एन ओपनिंग, ठीक है। लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, समझ आया। दे ऑकर मोस्टली इन वुडी ट्रीज, वुडी ट्रीज में ही ज्यादातर ऑकर करते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखना चाहेंगे आखिरी, इससे आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज देख रहे थे इतने टाइम से। अंदर तो हार्डवुड होना ही है, अंदर की तरफ द डार्कर पोर्शन हार्डवुड की, यहाँ पे अभी जो भी हमारे सेल्स हैं उनके अंदर रेजिन, टेनिन वगैरह सब डिपॉजिट हो चुका, तो दे आर ऑलमोस्ट डेड, तो इन ऑलमोस्ट डेड ही होते हैं इनके, ये अभी कंडक्शन भी नहीं कर रहे हैं। फिर बाहर हमारा सैपवुड है जो कंडक्शन कर रहा है, द लाइटर पार्ट, दिस वन द लाइटर कलर, दिस स्लाइटली लाइट कलर, ये हमारा कौन है, ये हमारा सैपवुड है। सैपवुड के बाद हमारे पास क्या है, सैपवुड के बाद हमारे पास फ्लोएम है। सैपवुड देखो, सैपवुड क्या है, सैपवुड इज नथिंग बट व्हाट, कंडक्शन। कंडक्शन कौन करता है, कंडक्शन ऑफ व्हाट, फूड, वाटर, कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर। तो फूड भी तो ट्रांसपोर्ट करना है, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना भाई। तो ये फ्लोएम है आउटर साइड पे, अंदर की साइड पे जाइलम है। तो ये जाइलम अभी सिर्फ, पहले जाइलम देखो पूरा एक्टिव था, अंदर वाले भी बाहर वाले भी, बट अब अंदर वाले नहीं एक्टिव है, क्यों, बिकॉज उनकी जो जाइलम एलिमेंट्स थे, जो वेसल्स वगैरह ट्रैकिड्स वगैरह थे, उनके अंदर अभी टेनिन वगैरह डिपॉजिट हो चुका है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो उसके बाहर एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड में अभी भी एक्टिव जो कंडक्शन कर रहे हैं, जो वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है। फिर जाइलम आ गया, जाइलम के बाद सिर्फ पानी से काम चलेगा, खाना भी खाना है, तो बाहर फ्लोएम भी है, एंड फ्लोएम के बाहर हमारे फेलम, जो बार्क हम जिसको बोल रहे हैं बार्क भी है, के बार हम जिसको बार्क बोल रहे हैं बार्क भी है। बार्क मतलब वेस्कुलर बंडल्स के बाद से लेके जितने भी सेल्स हैं बाहर तक, उसको हम बार्क बोल देते हैं, अपने मर्जी से अपन उसको क्या बोल देते हैं, बार्क बोल देते हैं। इसी के अंदर डेफिनेटली, इसी के अंदर यहाँ पे ही कॉर्क कैम्बियम ये सब होने वाला है, कैम्बियम हो गया, ठीक है। ओके, दिस वाज नथिंग बट योर कॉर्क कैम्बियम का टॉपिक। सो अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी के अभी पूछ लो, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स।
इसको ऐसे कर लेता हूँ, आप पूरा एक बार पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, वेरी इजी। अगर आपको सेकेंडरी वाला सिस्टम समझ में आया ना कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया एंड जब आपकी टीचर पढ़ाएगी तो आपके लिए डेफिनेटली इट विल बी अ रिवीजन, बट टीचर विल नेवर गो इन सच डेप्थ। इतना यू टेक माय वर्ड्स कि टीचर इतने डेप्थ में नहीं जाएगी। टीचर जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, कैम्बियम इज दिस, फेलोजम इज दिस, फेलोडम इज दिस, फेलोजेन इज दिस एंड खत्म। ओके, सो जब आप ये चीज टीचर के साथ पढ़ोगे ना तो यू विल बी, मतलब आप के अंदर से डेफिनेटली खुद से आंसर आएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। मतलब बिफोर द टीचर सेज वेस्कुलर कैम्बियम, बिफोर द टीचर कम्स ऑन टू फेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर, जब वो कैम्बियम भी बढ़ा देगी तो तुम बोलोगे यस हाँ, जो मैडम जिसको कैम्बियम बोल रही है दैट इज नथिंग बट फेसिकुलर कैम्बियम, और इसके साइड में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अभी आने वाला है। फिर मैडम को भी बोल देना मैडम अभी रिंग बनने वाली है, इसकी रिंग बन गई, कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम बन गया, तो आप बता सकते हो कि अंदर यही सेल आने हैं मैडम, जाइलम ही आएगा, फ्लोएम नहीं आएगा। अंदर जाइलम आता है, बाहर फ्लोएम आता है। ठीक है, तो ये चीज जब आप वापस से इसको पढ़ोगे, अभी तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट इज नॉट दैट टफ। एक बार याद हो गया ना, याद हो गया। एक बार क्या करना है, बस खुद को एक्सप्लेन करना है। एज आई ऑलवेज टेल यू कि अगर कोई टॉपिक होता है, मैंने पिछली बार भी आई थिंक कुछ बोला था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग खुद से रिकॉर्ड करना और मुझे भेजना, and I am glad to say that none of you has done that work. किसी ने भी नहीं भेजा है। Why interior xylem and phloem inactive? Because of the deposition of tannin and resin. Tannin and resin आके उसमें डिपॉजिट हो जाता है। बिकॉज देखो इंटरनली इंटीरियर पे जो जाइलम एंड फ्लोएम थे, दे वर द प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम जब सेकेंडरी एक्टिविटी जब शुरू हो जाती है ना जयदीप, जब सेकेंडरी एक्टिविटी जब शुरू हो जाती है तो वो सेकेंडरी वाले जो जाइलम फ्लोएम है वो क्रश कर देते हैं इनको। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम इनको क्रश कर जाता है बेचारे प्राइमरी जाइलम फ्लोएम को, तो ये मर जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये क्रश ही हो जाते हैं, इनका कुछ बचता ही नहीं है, तो क्या ही ये कंडक्शन करेंगे। ओके, समझ में आया? और कुछ, किसी को कोई और डाउट? किसी को कोई और डाउट? सर क्या आप बार्क वापस एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किसको बार्क बोलते हैं? बार्क किसको बोलते हैं? देखो वेस्कुलर के बाहर जितने भी हैं उसको बार्क बोल दो ना। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ है? जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें कहाँ से इसने देखो बार्क के इसको लेबल किया है, ये देखो ये रहा। बिकॉज दिस लाइट कलर, दिस एकदम जो क्रीम कलर आपको जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम ना। ये क्रीम कलर है, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या आ जाता है? फ्लोएम इज अ पार्ट ऑफ अ वेस्कुलर सिस्टम ओनली। तो इसके बाहर जितने भी लेयर्स हैं उसको उसने बार्क बोल दिया। अब बार्क के अंदर डेफिनेटली वो सब इंक्लूडेड है। अब बार्क के अंदर अपना फेलोजम आ गया, पेरिडर्म आ गया, फेलोजन, फेलोडर्म, या जितने भी वो पी से शुरू हो रहे हैं वो सब आ गए। ठीक है, हाँ सर, फिर उसको पेरिडम भी बोल सकते हैं ना, मतलब बार्क पेरिडम का ही दूसरा नाम है। बोल दो बोल दो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। ठीक है सर। हाँ, तो जाइलम फ्लोएम है उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। नहीं समझ नहीं आया यार, ऐसे लिखो मत, तुम बोल के बताओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपने आप को अनम्यूट करो और फिर बोल लो। बोल रहे हो या मैं वेट कर रहा हूँ? Xylem will transform into gum etc. नो नो नो, वो सब इंटरनली आ जाता है, उसकी चिंता मत करो। वो बिकॉज ऑफ कंडक्शन एंड ऑल उसमें मत जाओ कि वो कहाँ से आता है, तुम बस इतना याद रखो कि वो आ जाता है। वो गम एंड ऑल इज दैट इज द सिक्रीशन ऑफ प्लांट ओनली ना। वो सिक्रीशन प्लांट का ही है, वो प्लांट ही सिक्रीट करता है। उस पे मत जाओ कि वो कहाँ से आता है, वो आ जाता है। गम निकलते हुए देखा है ना प्लांट से, किसी ने ऊपर से आके टंकी से भरा तो है नहीं उसमें। वो प्लांट के खुद के सिक्रीशन से वो आ जाते हैं, अपने आप अंदर से आ जाते हैं। ठीक है, वो ऊपर से या बाहर से एक्सटर्नली कोई नहीं डालता, प्लांट के खुद के सिक्रीशन से, प्लांट के खुद के प्रोटीन्स वगैरह हैं जिससे वो बन जाता है। और वही, बिकॉज देखो यार वैक्यूल्स खाली दिखते हैं उनको, वैक्यूल्स खाली दिखते हैं तो उसमें जाके बैठ जाते हैं, है ना। बिकॉज वैक्यूम अगर आप वैक्यूल अगर आप देखोगे
वैक्यूल नहीं बोलते यार, क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल ही बोलते हैं। वेसल, सॉरी वेसल, हाँ वैक्यूल बोल रहा हूँ। वेसल अगर आप देखोगे, वेसल इट हैज अ इनर ल्यूमेन मतलब कैविटी। किसी भी चीज को अगर कैविटी मिलेगी तो वो अंदर जाके घुस जाएगा ना। जैसे अगर यही हो गया, कोई गम मान लो, अब गम है तो क्या करेगा, उसको भाई जगह मिल गई कि हाँ भाई चलो वेसल खाली है, वेसल फिर से वैसा, हाँ वेसल ही है, वेसल खाली है, वेसल के अंदर जाके बैठ जाएगा वो, ठीक है। इसलिए अंदर वाला जो पोर्शन हो जाता है वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो कंडक्शन करना बंद कर देता है। बिकॉज अभी जो उसके प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम थे, वो सब अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्रश हो चुके हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से? नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक बट फ्रॉम द होल चैप्टर। देख लो एक बार वापस से, वी कैन डू, बिकॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ हमने देखा था, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। काफी लंबा चैप्टर था वैसे। एनाटॉमी स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ मेरिस्टम से, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड वो सब। अभी वापस से हमने डिस्कस भी किया था इंटरकैलरी। अगर किसी को वापस डाउट था तो देखो, इंटरकैलरी ये वाला हो जाता है, इंटरकैलरी ये वाला हो जाता है बीच में। जो अपाइकल मेरिस्टम थोड़ा बहुत छोड़ देता है ना, अपाइकल मेरिस्टम जो थोड़ा बहुत छोड़ देता है वो यहाँ पे आ जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये भी हाइट ही बढ़ाता है। लैटरल, सिर्फ जो लैटरल ग्रोथ है वो कौन करता है? वो सिर्फ हमारा लैटरल मेरिस्टम ही करता है, ठीक है। ये चीज हमने देखा था। फिर हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़े जिसमें सिंपल थे तो हमारे यही एक ही टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम के हमने एलिमेंट्स देखे थे दोनों के कैसे होते हैं। ये देखो ये होता है वो वेसल, इसकी बात चल रही थी अभी। फ्लोएम के एलिमेंट्स देखें, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये का। ये डायग्राम बना के जो टीचर बेहोश नहीं हुआ ना, मुझे आके बता देना टीचर बेहोश नहीं हुआ अगर ऐसा डायग्राम बना दोगे तो, ठीक है। ये फिर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड सारे सिस्टम पढ़े। फिर हमने एक एक वो लिया। पहले हमने क्या लिया? रूट लिया मोनोकॉट का, डाइकॉट का। फिर हमने स्टेम ली मोनोकॉट की, डाइकॉट की। फिर हमने लीफ लिया मोनोकॉट, डाइकॉट। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ देखा वेस्कुलर कैम्बियम से एंड कॉर्क कैम्बियम से, और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। छोटे मोटे टॉपिक, सैपवुड, हार्डवुड, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, वुड 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 देख लिया। ओके, क्लियर है ना? सब डन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ रहा तो आप जो, जैसे जो फर्स्ट टाइम अगर कोई अटेंड कर रहा है तो मे बी उसके थोड़ा सा ऊपर से फ्लाई करके गया होगा कुछ कंसेप्ट, तो वो बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, जो है सेल, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, सो एवरीवन इज रेडी टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर? सब हैं थोड़े फ्रेश है, मतलब पानी वानी पी लो यार, थोड़ी क्लास लंबी है, एज यू नो वी हैव 2 hours टुडे, आधा घंटा ज्यादा। सब रेडी? यस सर, यस सर, बोलो। सर हमारे स्कूल में मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारा सिलेबस डिस्कशन हुआ था, उसमें मैम ने 6 चैप्टर पूरा कैंसिल हो गया, एनाटॉमी। ऐसा है क्या? हाँ सर, हमने पूछा तो भी मैम ने 2 बार बताया वैसे कि पूरा कैंसिल हो गया है। तो अगर तुमने वो देखा होगा कि जो नीट जो एग्जाम होता है उन्होंने ऑलरेडी बोल चुका है कि अगर टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, स्कूल का पोर्शन कुछ भी हो, बट हम लोग पूरा पोर्शन इंक्लूड करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो ठीक है सर। उस पर्सपेक्टिव से हमने कर लिया तो इट्स नथिंग बैड। क्लास में नहीं आएगा अगर श्योर हो तो डेफिनेटली तुम छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है। थोड़ा पढ़ ही लिया तो ऑलमोस्ट आ ही है। मैं बस यही पूछ रहा था नीट के लिए आएगा कि नहीं, मैम ने कुछ नहीं बोला इसलिए। आएगा आएगा, सब आएगा। अगर ठीक है। नीट ये वाला टॉपिक ठीक छोड़ देगा ना तो पागल ही हो जाएंगे नीट पेपर बनाने वाले।
नीट पे सब आएगा, वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, और उस पर क्लियरिटी और आएगी थोड़े बहुत टाइम में, क्योंकि स्कूल अभी तक काफी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, तो जो भी डिस्कशन होगा हम देख लेंगे। बट अपने को क्या है, जितना होता है हम जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं ना, आज नहीं तो कल काम ही आना है। 11th में ही तो, 12th में तो हो नहीं कि टाइम इतना मैटर कर रहा है ना। 11th है, काफी टाइम है, डेफिनेटली पोर्शन ज्यादा है थोड़ा। चैप्टर कट कर देनी चाहिए था, बोरिंग चैप्टर, आधे आधे टॉपिक कट कर रहे हैं, सीधा चैप्टर कट करो। बट मुझे नहीं लगता तुम बोल रहे हो कि एनाटॉमी कट ही कर दिया है। मुझे जो डिलीटेड पोर्शन आया था उसमें यार एनाटॉमी, सर मैम ने तो पूरा किया है, मतलब पूरे बुक का सिलेबस क्या कट कैंसिल हुआ है, कौन से टॉपिक्स कैंसिल हुए, सब कुछ बताया था मैम ने। तो उसमें 6 चैप्टर भी बताया था। एक मिनट में देख लेता हूँ अगर मेरे पास खुला है तो। पवन निम्बालकर ने मुझे भेजा था। आपको आवाज आ रही है? ये सर ओके, नहीं वो खुल नहीं रहा है, जब खुलेगा तब देखेंगे। अरे यार ऐसे मत हो। हाँ, हम देख लेंगे, यही हम कहीं नहीं जा रहे। तो सेल स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला जो एक चैप्टर है, दिस इज सेल चैप्टर नंबर 8, एंड अभी आई थिंक हम 2 चैप्टर स्किप कर चुके हैं। वन इज चैप्टर नंबर 4th या 5th, जो भी है वो, एनिमल वाला। एंड अगेन एक और चैप्टर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल समथिंग ऑफ एनिमल, वो भी हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, मतलब आज शुरू करेंगे तो जन्मों जन्मों का साथ है उस चैप्टरों का, तो वो अपन आराम से पढ़ेंगे जब काफी टाइम होगा। अभी जितना हम लंबा कवर कर सकते हैं इजी टॉपिक, वो तो क्या है, सामने सामने अगर मे बी एंड ऑफ दिस ईयर अगर क्लासेस हुई तब हम करें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज समझ में आना चाहिए, वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट है। अभी सिंपल सिंपल लेते हैं, सेल खत्म करेंगे फटाफट। एंड सेल के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज माय फेवरेट, नथिंग, वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो वाली यूनिट लेंगे। बहुत ही बढ़िया यूनिट है, आराम से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ओके, तो सेल शुरू कर देते हैं भाई। व्हाट इज सेल? डेफिनेशन डेफिनेटली अभी नहीं पूछेगा कोई, 11th में आ चुके हो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यानी बहुत ही बेसिक, मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी बॉडी में फॉर्म हुई है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब यही फंडामेंटल यूनिट ही रिपीट हो के इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, वही स्ट्रक्चर्स, उन्हीं स्ट्रक्चर्स ने अपना अपना एक फंक्शन ले लिया। तो इन तीनों मतलब, तीनों वर्ड्स का एक मतलब होता है। फंडामेंटल मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब जो ईंटें होती है तो दिस इज लाइक अ ब्रिक, तो पहली ब्रिक इज दैट इज, इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल है। स्ट्रक्चरल मतलब यही, दे ओनली गिव राइज टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यही एक स्ट्रक्चर देते हैं, यही एक स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को। ये क्या करते हैं, यही एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को। एंड फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जैसे कि हमने देख लिया, हमने डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, कि नहीं पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा ना, हमने सेल डिवीजन देखा कैसे होता है, वो हम अभी देखेंगे अगले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स के बाद वाला। एंड कैसे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड ऑल, वो हम देखने वाले हैं। बट हमने देखा था कि हाँ, सेल डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, और फिर डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशिएट होना मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्डियक हार्ट के अराउंड जो सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स, वो उनका फंक्शन है हार्ट को कंटिन्यूसली मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते रहना, ताकि हार्ट अपना बीट करता रहे, ठीक है ना। कार्डियक अरेस्ट अगर सुना होगा, तो कार्डियक अरेस्ट में वो अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट होना मतलब रुक जाते हैं, एंड हार्ट पंप करना बंद कर जाता है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट, ओके। तो जो फंक्शनल यूनिट है ये एक पर्टिकुलर प्लांट की, मतलब बहुत सारे फंक्शंस, बॉडी के जितने भी फंक्शंस है सबका
जो सोर्स होता है, सबको जो स्टार्ट करता है, सबको जो मेंटेन करता है, सबको जो मैनेज करता है, वो होता है सेल। ठीक है, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें डेफिनेटली सेल तो होगा ही। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई सेल तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, है ना। यूनिसेलुलर मानो अपने जो बैक्टीरियाज होते हैं, यूनिसेलुलर मानो अपने जो बैक्टीरियाज होते हैं, सारे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, है ना, बताओ। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरियाज होते हैं ये। यूकैरियोट्स में कौन कौन आ जाते हैं? यूकैरियोट्स में कौन कौन आ जाता है? हाँ, हम तो आते ही हैं। सर थोड़ी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर सारे। थोड़ी मतलब वो कौन है? सर अमीबा, प्रोटिस्टा, ये सब आए। प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं प्रिमिटिव, जिसमें हमारे ये आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह। उसके बाद फंजाई से लेके प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब आ जाते हैं यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल मतलब इसमें सिंपल, जो अगर आप डायग्रामेटिक व्यू अगर आप उसका लोगे तो आप देखोगे कि इट्स लाइक जस्ट लाइक अ कैप्सूल। अगर आपने कैप्सूल देखी है तो वो कैप्सूल जैसा ही होता है, सेल जैसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक और चीज आ जाती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इन द सेल्स की उसमें सेल ऑर्गेनेलीज है ही नहीं, उसमें एक ही सेल ऑर्गेनेलीज हो जाता है जिसका नाम है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता रहता है, किसके अंदर? इसके अंदर, ना प्रोकैरियोट्स के अंदर। बट इसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में प्रोटीन बनाने का काम दो तीन ऑर्गेनेलीज करते हैं। राइबोसोम तो करता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, गोल्गी एपैरेटस भी करता है। ठीक है, तो ये सारे इस वे से ये चीज डिफर करती है। फिर हमने देखा होगा कि यूकैरियोट्स में भी एक दो चीज आ जाती है कि सेल वॉल एक में होता है और एक में नहीं होता है। अब मुझे आप ये बता दो कि सेल वॉल किस में होता है और किस में नहीं होता है। सेल वॉल किस में होता है, किस में नहीं होता है? प्लांट में होता है कि नहीं होता है? सर जो नॉन मोटाइल प्लांट्स होते हैं उनमें होता है सेल वॉल। कौन बोला ये? सर प्रत्युष। नॉन मोटाइल, वापस बोलना, क्या बोला? नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स या मतलब लिविंग बीइंग्स, हाँ, उनमें। सेल वॉल होता है। अच्छा, कोरल रीफ, कोरल रीफ सुना है? कोरल रीफ, कोरल सुना है कभी? कोरल, कोरल ब्लीचिंग जो, यस सर कोरल रीफ्स। हाँ, दोज आर एनिमल्स एंड दोज आर स्टेशनरी। ठीक है, एक्सेप्शन भी है। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल लॉजिक है। जो भी प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, समथिंग विच इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड विच इज ग्रीन इन कलर, प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एंड जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। इसका, इसको याद करने का जो मैंने जो लॉजिक लगा रखा है, इट्स नथिंग, बहुत इजी। मतलब अभी ये लग रहा है बच्चों जैसी बात की सेल वॉल किसमें नहीं है, सिंपल लॉजिक लगा लो। लॉजिक भी मत लगाओ, ऐसे ही जस्ट लाइक अ हिंट में तौर पे इसको ले लो कि जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मोटाइल, तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होगी, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगी क्या? एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल इज मोटाइल ना, तो अगर कुछ एक्सटर्नली थ्रेट उसको आता है तो एनिमल भाग सकता है, ऐसे याद कर लो। एनिमल भाग सकता है बट प्लांट भाग नहीं सकता है। प्लांट हैव टू लाइक स्टैंड देयर एंड फेस दैट पर्टिकुलर थ्रेट। इसलिए प्लांट में एक सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, इसको आंसर में मत लिख देना, जस्ट एन एग्जाम्पल। प्लांट बिकॉज इट इज मोटाइल, नॉन मोटाइल प्लांट्स, उसको एक सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड लेयर मतलब भाई सेल वॉल बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होती है। अब ये मत बोल देना सेकेंड लेयर बोल रहा हूँ तो बाहर। सेल वॉल इज द आउटर वन, सेल वॉल इज द आउटर वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर वन, हमेशा यही होगा, हमेशा। मतलब प्लांट्स की केस में। एनिमल्स की केस में क्या होता है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है।
एनिमल के केस में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये चीज याद रखना। अब इसमें देखो क्या होगा, जो प्रोकैरियोट्स के जो वो होते हैं, प्रोकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे। ये हो जाता है फर्स्ट चीज, सिर्फ एक राइबोसोम्स होता है। यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं विद different functions. We have ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex. We have lysosomes, vacuoles. Vacuoles इसमें भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं vacuoles. Vacuoles मतलब वो वैक्यूम्स, वो खाली स्पेस जिसमें गैस या फिर वेस्ट वगैरह भरा रहता है। ओके, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। ओके, पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं। एंड और कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, बहुत होते हैं, देखेंगे हम सारे, वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं सब ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये सब होता है। इसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, वी हैव ओनली वन, दैट इज राइबोसोम्स। क्या करते हैं राइबोसोम्स? नथिंग, वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक अगर है, बट ऐसा तो है नहीं कि प्रोकैरियोटिक को आप लिविंग ही नहीं बोलोगे। लिविंग है भाई, वो प्रोकैरियोटिक लिविंग है। बैक्टीरिया यार प्रोकैरियोटिक है, पूरा बैक्टीरिया हालत वो हो गई है ना। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया देख रहे हो कितने ओमनी प्रेजेंट है, मतलब आपको कहीं भी चले जाओ, एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाओ, नॉर्मल कंडीशन में चले जाओ, ठंडी में चले जाओ, गर्मी में चले जाओ, बैक्टीरियाज मिल ही जाएंगे आपको, है ना। बट दे आर नथिंग बट प्रोकैरियोटिक। तो समझ रहे हो कि हम हैं, वी आर यूकैरियोटिक, बट हम बैक्टीरिया जितना टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स समथिंग, कुछ तो है ना प्रोकैरियोट्स में, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव होने का कुछ है, प्रिमिटिव हम बोल रहे हैं उसको, बट वो हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिमिटिव हम उसको बोल सकते हैं, बट हम उसको दे आर लाइक लेस इंपॉर्टेंट है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही है। फिर बहुत सारी सेल थ्योरीज आई थी इनिशियली यार, जब माइक्रोस्कोप नहीं था। इनिशियली जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो ये लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये जो सेल जो हम देख रहे हैं, सेल वर्ल का कोई वो लेना देना ही नहीं था। हम तब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली हम भी प्लांट पढ़ रहे थे, है ना। जितने भी लोग थे सब मॉर्फोलॉजिकली पढ़ रहे थे, एनाटॉमी मतलब किसी को पता ही नहीं था कि भाई, जैसे एनिमल्स में वी कॉल इट एनाटॉमी, एंड in plants we call it anatomy, animals में we also call it anatomy, but एक और टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट पूरे सेल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ना। जैसे अगर हम हाथ कट करते हैं, अगर हम यहाँ से कट करते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप के सेल्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है, दैट इज दी नथिंग बट हिस्टोलॉजी। ओके, तो वो है। तो हम क्या बोल रहे थे कि जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तो ओनली मॉर्फोलॉजिकली स्टडी वी वर एबल टू डू, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली हम पढ़ रहे थे उनको। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये एक बंदे थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक करके है, ROBERTHOOKE, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया है कि भाई कुछ सेल वेल मुझे मिला है, आप जरा आके देखो इसको। तो इसने क्या किया, कॉर्क होता है, कॉर्क कॉर्क कॉर्क, अगर आप समझ के चलो, बॉटल अगर वाइन वगैरह की बॉटल देखिए तो उसके ऊपर एक कॉर्क डलता है, दैट वुड का लॉग बॉटल का बंद करने के लिए, दैट इज अ कॉर्क इन नॉर्मल मीनिंग, उसको कॉर्क बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट अ वुड, इट्स अ प्लांट। ओके, सो वो कॉर्क की इसने एक बहुत ही थिन स्लाइस कट करी, बहुत ही थिन एक उसने लिया सेक्शन, और उसको अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप, एक प्रिमिटिव से माइक्रोस्कोप में उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अपने ही बनाए हुए प्रिमिटिव से माइक्रोस्कोप में उसने ऑब्जर्व किया। अब उसका माइक्रोस्कोप इतना डेप्थ में नहीं था कि वो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब दिखा पाता उस टाइम पे, नहीं। बट उसको क्या दिख रहा था, उसको चेम्बर जरूर दिख रहे थे। इतना माइक्रोस्कोपिक नहीं था कि वो एक सेल के अंदर भी जूम इन कर पा रहा है, बट यस, he was able to see there are n number of hollow spaces, n number of patches, n number of patches, n number of compartments inside that particular thing। and उसने बोल दिया कि भाई ये जो compartments है ये nothing but ये cells हैं। ठीक है, ये cells है, बट उसने डेफिनेटली उसने सेल नहीं बोल रहा था, वो उसको सेल्यूली बोल रहा था, सेल्यूली बोल रहा था। तो वो नहीं, सेल्यूली को आज के टाइम पे हम सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर दो बंदे और आए थे, शिल्डन एंड श्वान। अब शिल्डन बॉटनिस्ट था, श्वान एक जूलॉजिस्ट था। इससे हमें क्या पता चलता है, शिल्डन ने क्या देखा होगा, शिल्डन ने प्लांट पढ़े होंगे और श्वान ने एनिमल पढ़े होंगे। तो शिल्डन ने ऑब्जर्व करा कि भाई प्लांट्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो शिल्डन ने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, वो ये कोई पूछता नहीं है, दिस इज जस्ट टू लाइक गेट स्टार्टेड, गेट इनटू द
लेक्चर। तो ये सब आपकी नोटबुक में, बुक में भी दिया हुआ है, रेफरेंसेस में भी दिया होता है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बहुत डिटेल्ड होते हैं ये, क्यों कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट था एंड ऑल, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल नाउ। हमें पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी मतलब, सेल थ्योरी में हम बता रहे हैं कि भाई ये सेल फर्स्ट ऑफ ऑल आया कहाँ से, और ये सेल कंटिन्यू कैसे हो रहा है। आया कहाँ से, लाइक इफ समथिंग हैज कम तो दैट थिंग विल गो आल्सो ना, इफ समवन इज अलाइव दैट पर्सन विल डाई आल्सो। बट सेल एक ऐसी चीज है जो यार चल रही है, कंटिन्यूसली डिवाइड भी हो रही है, तो वो आ कहाँ से रहा है, लाइक हाउ इट इज, मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये एक क्वेश्चन था। तो शील्डन जो बॉटनिस्ट था उसने देखा कि भाई प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के सेल्स उसने ऑब्जर्व करे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े भी हैं। शॉन जूलॉजिस्ट था, शॉन ने बोला कि मैं एनिमल सेल देखता हूँ। एनिमल सेल उसने पढ़ा तो उसने देखा कि सेल हैज अ एक आउटर लेयर है, उसमें एक आउटर लेयर है, उसने ये बता दिया, जिसका मतलब जो सेल है उसने और डिटेल में चला गया। अब वो रॉबर्ट हुक के जैसे वो पैचेस नहीं देख रहा था, सिर्फ हॉलो पैचेस नहीं देख रहा था, अब वो सेल के अंदर जूम इन कर पा रहा था ना, मे बी कुछ एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो शील्डन ने भी वही ऑब्जर्व किया कि यार देखो, अगर मैं स्टेन कर रहा हूँ तो कुछ कुछ सेल रेड स्टेन ले रहे हैं, कुछ कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ कुछ ब्लू स्टेन ले रहे हैं, कुछ कुछ नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेल्स, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सेल्स एंड देयर सेल वॉल्स, ताकि वो कलर कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम रेड कलर का स्टेन दे रहे हैं तो सारे सेल्स अगर रेड नहीं हुए, दैट मीन्स देयर इज वेराइटी। तो ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो शॉन ने क्या पता किया कि हाँ भाई, मेरे जो सेल हैं दे आर ऑल्सो एनक्लोज्ड इन अ कोटिंग, इन अ कवरिंग, इन अ लेयर। एक लेयर के अंदर एनक्लोज्ड है वो मेरे जो सेल्स हैं, और उस लेयर्स को आज के टाइम पे हम जो नाम जानते हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर, अगर आप लोगों ने पढ़ा है क्या पिछली किसी क्लास में, लिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपने कभी पढ़ा है? यस सर, एस चंद में था। एस चांद में था? यस था सर। नहीं, तुमने पढ़ा कि नहीं? निकलसन ना, क्या? सिंगर और निकलसन ने निकाला था। यस यस यस, नाम तो करेक्ट ले रहे हो तुम। निकोलसन तो सुना, हाँ होगा। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ने वाले हैं, वो भी उतने डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। अभी हम डायग्राम देख के हम बता देंगे भाई ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसमें क्या क्या है। लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की दो लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड लिपिड, एक ये लिपिड के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हो तो फॉस्फोलिपिड, एंड उसके बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, वो हम देखेंगे, उसमें मत जाओ। तो ये जो शील्डन एंड श्वान थे, इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हमें सेल दिख रहे हैं। उसने बोल दिया प्लांट में सेल है, इसने बोल दिया एनिमल्स में सेल है, और उसके सेल्स के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये किसने बोल दिया? शॉन ने बोल दिया। अब इन दोनों के बाद एक बंदा आता है रुडोल्फ करके, रुडोल्फ आता है, वो बोलता है कि भाई तुम बता तो रहे हो कि सेल आ रहा है, बट ये सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं? तो रुडोल्फ ने अपने किसी एक्सपेरिमेंट से ये दिखा दिया कि जो सेल्स हैं, जो एक सेल है वो जो जो सेल है वो एग्जिस्टिंग सेल से ही बन के आया है, वो कहीं से उड़ के नहीं आया है। जो सेल है दे आर फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल ओनली। तो इसने जो शील्डन एंड शॉन के कुछ हाइपोथेसिस थे उसको चेंज करके एक जो सेल थ्योरी को एक फाइनल जो आउटकम दिया इसने, रुडोल्फ ने। तो आज के टाइम पे जो हम सेल थ्योरी किसी को बोलते हैं तो उसमें एक ही चीज, दो पॉइंट आते हैं। वन इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब ये क्यों बोल रहा है सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स? अब भाई प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? देखो, सिर्फ हमारी बॉडी में सिर्फ सेल काम नहीं कर रहा है, सेल कुछ प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है ना, सेल कुछ प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। अब जैसे सेल है, तो सेल के अंदर जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे चल के, तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर बनते हैं छोटे छोटे राउंड राउंड प्रोटीन्स, छोटे छोटे प्रोटीन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ज्वाइन होते रहते हैं एक के पीछे एक, राउंड राउंड ज्वाइन होते रहते हैं, और दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब उस लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम प्रोटीन बोल देते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम प्रोटीन बोल देते हैं। नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक एक्शन इन आवर बॉडी, है ना, दैट पर्टिकुलर प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन आवर बॉडी। कि हाँ, अगर मुझे डाइजेशन पे करना है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, एंड वो जाके वो पर्टिकुलर काम करेगा। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सच प्रोटीन्स फॉर्म्ड। ये किस पे वेरी करता है कि कोडिंग क्या हुई है, कोडिंग क्या हुई है, ये सब उस पे वेरी करता है, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म, प्रोटीन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो ये प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स।
ठीक है, these are nothing but the product of cells. तो product of cells भी नए organisms को दे देते हैं, ये इसने बोला है. तो all the living organisms are composed of cells. ये इसका पहला पॉइंट था. और दूसरा कौन था? ओके, दूसरा पॉइंट था all cells arise from pre-existing cells. ठीक है, ये इसने बता दिया था. ये जो नीचे वाला था अडोल्फ, जो भी नाम है इसका, इसने बता दिया था. शिल्डन एंड श्वान ने अपने अपने सेल बता दी कि भाई हाँ भाई प्लांट में ये टाइप के हैं और इसमें ये टाइप के हैं. और श्वान ने ये भी बोल दी कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप भी हमें कुछ दिख रहा है. ठीक है, तो ये चीज थी, ये थी सेल थ्योरी, जिसमें दो पॉइंट है कि भाई सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में सेल्स हैं. और जो सेल्स कहाँ से रहे हैं, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही डिवाइड होके नए सेल्स बना देता है. एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हम कल ही स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. अब टोटिपोटेंसी एक वर्ड आ जाता है जो हम टिश्यू कल्चर में बहुत यूज करते हैं. टिश्यू कल्चर आपको पता है क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज टिश्यू कल्चर? यस, what happens is जो हमारा particular plant है, instead of growing the entire plant starting from seed germination to the entire पूरा step, what we do is हम उसका कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ लीफ का छोटा सा पार्ट ले लिया और उसको हमने एक पेट्री डिश, जानते हो, टेस्ट ट्यूब मान लो, एक पेट्री डिश होती है कांच की, उसके अंदर हमने क्या दे दिया, हमने बहुत सारे, हमने उसको जो न्यूट्रिएंट्स जो एक पर्टिकुलर प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जो वो यूजुअली तो सॉइल से डिराइव करता है, बट हमने आर्टिफिशियली दे दिया उसको इस पेट्री डिश में. और यहाँ पे हमने वो अपना छोटा सा लीफ का पीस डाल दिया. व्हाट हैपेंस इज दिस लीफ का छोटा सा पीस कैन पूरा एक प्लांट के अंदर प्लांट के तौर पे ग्रो कर जाता है. ऐसा नहीं है कि लीफ है तो रूट्स नहीं आएगा, भाई रूट्स भी बना लेगा वो, पूरा प्लांट बना लेगा वो. तो ये जो कैपेसिटी है, ये सेल के एक्शन की वजह से ही आती है. टोटिपोटेंसी हम बिल्कुल बोलते हैं. टोटिपोटेंसी इज नथिंग बट रीजनरेशन पावर हम इसको बोलते हैं. देखो, the capacity of a living nucleated cell to differentiate into different type of cells and thus forming a complete new organism. ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की. देखो, सेल सारे दिखने एक जैसे में ही है, बट दे फॉर्म अ टिश्यू. अब वो टिश्यू कैसे करेगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल, हार्ट वाले अलग फंक्शन करेंगे, स्टमक वाले अलग, लिवर वाले अलग, किडनी वाले अलग, तो सबका अलग अलग फंक्शन है. बट उनकी बेसिक यूनिट अगर हमें पता है तो उनकी बेसिक यूनिट क्या है भाई? उनकी बेसिक यूनिट तो सेल ही है ना. उनकी बेसिक यूनिट तो सेल ही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं. और हमने ये भी देख लिया कि एक छोटे से प्लांट को ले लो और एक छोटे से पीस को ले लिया, एक्स प्लांट हम उसको बोलते हैं, छोटे सा पीस हमने ले लिया जिसके अंदर थोड़े बहुत सेल्स होंगे, और उसको हमने एक पेट्री डिश में एक्सटर्नल कंडीशन, लैब कंडीशंस में हमने ग्रो किया और पूरा एक प्लांट आ गया. तो उस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी. ठीक है, कैपेसिटी टू रीजनरेट को हम बोल देते हैं टोटिपोटेंसी. ठीक है, तो ये था आज का क्लास. जो नेक्स्ट होगा वो अपन कल करते हैं, बिकॉज द नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो देयर, सो वो भी ज्वाइन करना होता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी कैन लीव. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.